अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़िया स्टूडेंट खैरियत से हैं। आज हमारा पहला लेक्चर नंबर 11 है और ये इसमें हम लोग स्टडी करेंगे बाइसिंग टेक्निक का एमीटर बाइसिंग। और सबसे वोल्टेज डिवाइडर के बाद सबसे स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो है एमीटर बाइसिंग है। स्टूडेंट इसमें हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ 3 फैक्टर को डिस्कस करेंगे, IB, IC एंड VCC। आया ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उस फार्मूले में भी मैंने आपको बताया, तो दोबारा फिर भी लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी फैक्टर IC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और IB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एमीटर बाइसिंग कैसे ड्रा की जाती है। एमीटर बाइसिंग में देखें, सेम वही हमारे पास लगा दिया गया है। C1 C2 कपलिंग कैपेसिटर, बाद दफा नहीं भी लगाया जाता है लेकिन लगा लेते हैं। 2 बैटरी यूज की गई हैं, VCC पॉजिटिव, VE नेगेटिव एमीटर बाइसिंग। इसमें बेस एमीटर फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स है। NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पे हमने सिर्फ 2 इक्वेशन को ड्रा करना है, RC कलेक्टर बाइसिंग, RE एमीटर बाइसिंग थ्रू VCC पॉजिटिव, VE नेगेटिव। एमीटर टू एमीटर बाइसिंग, कलेक्टर टू कलेक्टर बाइसिंग। ये आम एम्पलीफायर ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों पॉइंट को स्टेबल करने के लिए इसकी बेसिक बाइसिंग टेक्निक को तब्दील कर दिया है। स्टूडेंट अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं और चेक करते हैं इक्वेशन कैसे ड्रा की जाती है और किस तरह इसको स्टेबल किया जाता है। पहले अगर लूप में देखें, ये पहला हमारे पास लूप बनता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है VBE वोल्टेज है। तो अब बैटरी के वोल्टेज और ड्रा वोल्टेज आपस में इक्वल होता है। ये वोल्टेज ला ये कहता है तो किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज और उस सर्किट में ड्रॉप वोल्टेज आपस में इक्वल होते हैं जब उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं V टोटल वोल्टेज बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू IBRB। इस पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेज करंट इसमें IB है, इसका वोल्टेज VBE। यहाँ पे जो करंट है वो है IE RE ड्रॉप प्लस IE RE प्लस VBE जंक्शन के वोल्टेज, IBRB इसके वोल्टेज। ये इक्वेशन, इसको वोल्टेज इक्वेशन, इनपुट वोल्टेज इक्वेशन का नाम दिया जाता है। और ये पूरा लूप में बनता है, ये पूरा एक सर्किट का लूप बनता है। इसके वोल्टेज को मैंने आपको समझ दिया। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दिया IB को भी चेक कर लेंगे लेकिन वो ज्यादा लेंथ हो जाएगा। IE इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ प्लस हो रहे हैं, इधर आकर माइनस, VE माइनस IBRB माइनस VB प्लस, इधर आकर माइनस हो गए। IE RE इसके साथ आ रहा है तो मल्टीप्लाई आकर क्या होगा, डिवाइड हो गया। ये छोटी सी इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसमें I इज इक्वल टू VE माइनस IBRB माइनस VB डिवाइडेड बाय RE। सेकंड इक्वेशन, आउटपुट पे हम किसको चेक करते हैं, यहां पे देखें तो टोटल वोल्टेज VCC, यहां पे ड्रॉप वोल्टेज IC RC और आउटपुट जो वोल्टेज यहां पे मुझे मिलेंगे वो है VCE। ये बैटरी के वोल्टेज और इन दोनों जंक्शन पर और RC पे ड्रॉप वोल्टेज आपस में क्या है। स्टूडेंट मैंने यही यहां पे लिखा है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। अगर आसानी की खातिर हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, VCC माइनस इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं IC की, IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। ये तो आपको क्लियर होगा, आसान है, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेशन की गई है। ये देखिए VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। IC को कैलकुलेट करना था, प्लस इधर आकर ये माइनस हो गया, VCC माइनस VCE और RC इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यहां पे हम चेक कर सकते हैं IC को इंक्रीज करना है तो किस R की वैल्यू को कम या ज्यादा करके हम क्यों पॉइंट को स्टेबल कर सकते हैं। इस तरह IE को चेक करके हम बता सकते हैं किसकी वैल्यू को कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए IC किसी वजह से कट ऑफ की तरफ आ गया। मैंने पहले आपको बताया था जितना कट ऑफ की तरफ आएगा स्टेबिलिटी फैक्टर इतना अनस्टेबल होगा और जितना ये सैचुरेशन की तरफ स्टेबिलिटी फैक्टर इतना स्टेबल होगा। अब किसी वजह से IC की वैल्यू जो है वो कट ऑफ की तरफ आ रही है, कम हो रही है।
तो यहां पे हमने देखना है किसकी वैल्यू है, तो RC। अब RC की वैल्यू को हम लोग कम करेंगे। अगर 10 किलो में है तो 9 किलो 8 किलो की तरफ लेकर आएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या इस तरह अगर ये मुमकिन नहीं है, वहां पे हम वोल्टेज भी चेक करेंगे, आया बैटरी की वोल्टेज वगैरह हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको करेंगे। अगर 10 वोल्टेज है 11 कर देंगे या 12 कर देंगे, ताकि क्यू पॉइंट को क्या किया जाए, स्टेबल किया जाए। अगर ये वेरिएबल है या इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम 9K के, अगर 10K की 9K या 6K, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 9, 8, 7 किसी की भी लगा, किसी भी वैल्यू की हम रजिस्टर यहाँ पे लगा के IC को स्टेबल कर सकते हैं। सेम ऐसी अब देखें, बीटा जो होता है वो IC के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, IB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख चुका हूँ, स्टेबिलिटी जो फैक्टर है उसमें लिखा था बीटा प्लस 1, ये बीटा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और IB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बीटा जो है, बीटा को देखें तो IC और IE के इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IC डिवाइडेड बाय, अब ये आसान है इसको करना। यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट इसके स्टेबिलिटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को बार बार हम इक्वेशन के अंदर चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है, इनपुट पे आपने वोल्टेज इक्वेशन को ड्रा करना है, चाहे वो सर्किट जिस तरह से भी बना कर, जिस मेथड से बनाया गया, और आउटपुट पे ड्रा वोल्टेज को आपने इस तरह से चेक करना है। वोल्टेज ड्रा करना है, वोल्टेज ड्रा ये कहता है टोटल वोल्टेज और सर्किट में ड्रा वोल्टेज, जहां पे ड्रा होता है वापस पे क्या होता है, इक्वल होता है, या उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। वहां से हमने कैलकुलेशन किस चीज की कर लेनी है, IB है तो IB की कर लेनी है, IE है तो IE को कर लेंगे, और IC हो तो IC को कैलकुलेट कर लेना है। और ज्यादातर IC और IE आपस में तकरीबन इक्वल होते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमारा इसका तरीकाकार था, और बार बार मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं, जब तक आपको लोड लाइन क्लियर नहीं होगी इसको बात समझ में नहीं होगी। हर एक के साथ चाहे बुक के अंदर नहीं भी ड्रा किया गया तो लाजमी आपने सैचुरेशन कट ऑफ पॉइंट बनाकर लोड लाइन को ड्रा करना है, और साथ साथ आपने क्यू पॉइंट को स्टेबल करके चेक करना है, आया ये कैसे स्टेबल होगा, सैचुरेशन की तरफ जाएगा या कट ऑफ की तरफ जाएगा। अगर सैचुरेशन की तरफ जाता है तो IC बढ़ती है, अगर कट ऑफ की तरफ आता है तो IC क्या होती है, कम होती है। इस तरह वोल्टेज के बढ़ने से, VCC वोल्टेज के बढ़ने से ये कट ऑफ की तरफ आएगा, वोल्टेज के कम हो जाने से ये किसकी तरफ जाएगा, सैचुरेशन की तरफ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एंड कलेक्टर बायसिंग के बारे में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं? आज हमारा एनालॉग का लेक्चर नंबर 9 बायसिंग टेक्निक के बारे में है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बायसिंग के बारे में बताया था, बायसिंग क्या है और मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक क्यों अपनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। फिक्स बायसिंग या बेस बायसिंग क्या होती है, सेकंड हमारा था इसमें एमीटर बायसिंग, कलेक्टर बायसिंग और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनको डिटेल के साथ बताएंगे, डायग्राम और क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको स्टेबल करते हैं। और मेन चीज जो होती है इसमें स्टेबिलिटी है, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी हमारे पास होती है। IC और VCC को हम कंट्रोल करके क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी करते हैं, क्योंकि जो क्यू पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है IC और VCC के ऊपर, यानी VCC सप्लाई कितनी देनी है और IC करंट कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम फिक्स बायसिंग या बेस बायसिंग का नाम देते हैं। इसको फिक्स करंट बायसिंग का नाम भी दिया जाता है। तो अब हम आते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने आपके सामने इसको डिटेल के साथ लिख भी था। आज ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई है। ये मेथड ऑफ तरीकाकार होता है फिक्स बायसिंग या बेस बायसिंग। तो डियर स्टूडेंट, C1 कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर है जहां पे इनपुट सिग्नल हमने देना है। ये एम्पलीफायर मैंने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाया है। C2 आउटपुट लोड, RC कलेक्टर बायसिंग, RB बेस बायसिंग, NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर को VCC पॉजिटिव और एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया। इसमें बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, यानी बेस और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस है और बेस एमीटर जो है बेस स्टूडेंट को फॉरवर्ड बायस है। अब यहां पर हम इस चीज को देखते हैं, तो हम इसको इस बायसिंग से हम क्यू पॉइंट को कैसे स्टेबल करते हैं।
अब इसमें अगर कैलकुलेशन की जाए, यानी यहाँ पे हम इसको अगर कैलकुलेट करके लेकर आए तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला चलता है वो है S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इनटू चेंज ऑफ IB डिवाइडेड बाय IC, रेशियो बिटवीन IC, IB एंड IC। ये स्टूडेंट आप जानते हैं रेशियो इन बिटवीन IC एंड IB इज कॉल्ड बीटा, और बीटा के इनवर्स को उल्ट को हम कहते हैं IB डिवाइडेड बाय IC। ये यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया है, यानी IB में कितनी चेंजिंग पैदा होती है अकॉर्डिंग टू IC, या IC में IB के हवाले से कितनी चेंजिंग पैदा होती है। और इसी वजह से ये जो IC में चेंजिंग पैदा होती है ये क्यू पॉइंट को डिस्टर्ब करती है, उसको अनस्टेबल करती है, उसको हमने क्या करना होता है स्टेबल करना, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का फॉर्मूला देखकर हकीकत में हम जानेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको चेंज करने से क्यू पॉइंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीटा के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और बीटा के कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज को आगे ड्राइव करके ले गए हैं, ये देखें इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई है 0, किसकी IB एंड IC की। फॉर्मूला में इसको क्या रखें 0, क्योंकि फिक्स बाइसिंग और बेस बाइसिंग के अंदर हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि फिक्स बाइसिंग होती है जहां पे हमारे पास पॉइंट पर कोई बाइसिंग मौजूद नहीं होती, इसको हम फिक्स बाइसिंग के साथ लेकर आते हैं। जो ही हमने इसको 0 किया तो देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है 0 रख दी है। स्टूडेंट ये स्टूडेंट ये देखिए इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा को इसको साथ करें, मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा 0, 1 है तो स्टेबिलिटी फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा बीटा प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास मेन जो फार्मूला हमारे पास इसका आया स्टेबिलिटी फैक्टर का, वो हमारे पास क्या है S इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये मेन इसी चीज को हम जेन में रखेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर किसके पर डिपेंड कर रहा है बीटा। अब बीटा किसके इक्वल है इस चीज को जानिए, यानी बीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे कॉमन एमीटर में जो बीटा हमारे पास आ रहा है बीटा इज इक्वल टू रेशियो इन बिटवीन आउटपुट करंट और इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारे पास क्या है IC और इनपुट करंट क्या है IB। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास IC के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा और IB के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा कम होगा। और ये मेन हमारे पास मेन फॉर्मूला है जो यहां पर हम लेकर आए हैं। फिक्स बाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो कलेक्टर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बेस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस लोड लाइन के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं। पहले भी बात हो चुकी है बेटा, दोबारा मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। असल में जब ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे ऑन हो जाता है जिसको हम ऑन स्विच का नाम देते हैं तो वो सैचुरेशन पॉइंट है, और जब इनपुट सप्लाई नहीं होती या नेगेटिव सप्लाई होती है तो ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे कट ऑफ होता है। VCC की वैल्यू मैक्सिमम होती है, IC की वैल्यू 0 होती है, वो कट ऑफ पॉइंट होता है। ये दो मैक्सिमम पॉइंट है, सैचुरेशन है कट ऑफ। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होती है, इनको लाने वाली X और Y जो हमारे पास ग्राफ में जो वहां पे लाइन होती है, ये जो लाइन बनाई गई है इसको हम लोड लाइन का नाम दे रहे हैं। अब लोड लाइन के ऊपर हमने डिस्कस करना होता है IC के बढ़ने से क्यू पॉइंट सैचुरेशन की तरफ जाएगा, IC के कम से ये किसकी तरफ आएगा कट ऑफ की तरफ आएगा। लेकिन यहां पे हमने फिक्स बाइसिंग के अंदर इस चीज को स्टडी किया था भाई, ये IC हकीकत में स्टेबिलिटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जितना भी IC बढ़ेगा हकीकत में स्टेबिलिटी फैक्टर हमारे क्यू पॉइंट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जो IB के बढ़ेगा IB के बढ़ने से क्या होगा हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर जो होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो कट ऑफ की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश होती है हम बाइसिंग को सेटअप इस तरह बनाते हैं। अब अच्छा एक और तरीका जिसमें है बाइसिंग, अगर हमने फिक्स बैटरी लगा दी है लेकिन इसके बावजूद भी ये क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं हो रहा, क्यू पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा, तो हकीकत में हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं RB एंड RC की वैल्यू, इनकी आपस में रेशियो बनाई जाती है। और ज्यादातर इसकी जो रेशियो आमतौर पर चलती है वो 1:10 की होती है, 1:10 की रेशियो। 1 और 10 से मुराद ये अगर मैं 1 किलो का एक लगाता हूं तो 10 किलो का लगाऊंगा, ठीक है। ओम में लगाऊंगा तो किलो में लगाऊंगा, इनकी रेशियो आपस में ऐसे चलती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओम का लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगाऊंगा किलो, अगर यहाँ पे किलो का लगाता हूँ वहां पे उसको मेगा के साथ लगाऊंगा। ये इतनी इनके साथ इनकी वैल्यू को 0.1 मेगा लगाऊंगा,
या 0.01 मेगा का लगाऊंगा होगा। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 और 10, ये इतना इनके दरमियान फर्क होना चाहिए, तब ये हमारे पास जो सर्किट बनता है ये क्या होगा? स्टेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा टॉपिक था और मैंने कोशिश की है इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने ट्राई करने की, ताकि आपको बात समझ आ जाए स्टेबिलिटी का फार्मूला कैसे ट्राई किया जाता है। सबसे पहले आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपने एंड के फार्मूले को देखना है और इसमें देखकर हम ये बताते हैं कौन से फैक्टर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन से फैक्टर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंशाल्लाह एंड आगे भी जो हमारे पास लेक्चर है इसमें भी हमने यहीं पर देखना है स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है वो आईसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, वीसीसी के डायरेक्टली है या इनवर्सली, आईबी के डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो तीन चीजों को हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे आईसी, दूसरे नंबर पे आईबी और तीसरे नंबर पे वीसीसी। अब वीसीसी की वैल्यू के बढ़ने या कम होने से स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ता है, आईबी के बढ़ने या कम होने से वीसीसी पे क्या असर पड़ता है, सेम इसी तरह हमारे पास और आईसी के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ता है। इसी चीज को हमने इक्वेशन में ड्रा करना है और इसी को चेक करके हम स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ इसको मैच करेंगे और देखेंगे हमारे पास इसके आउटपुट कैसे हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।